जय हिंद साथियों, नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। पृथक मतलब होता है अलग, अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। और इस जनरेटर में हम इसके चित्र के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी और इससे इसकी कार्य प्रणाली और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी फार्मूलेस होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और इसी से संबंधित जितने भी डायग्राम्स हैं और जितने भी वक्र हैं इनकी विशेषता उसको भी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी संपूर्ण जानकारी, इसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज जो है, हर एक जो पॉइंट है आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से आपको याद हो जाए। और जब आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो चित्र के माध्यम से आपको याद आ जाता है और आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। जब हम पृथक की बात करेंगे तो पृथक मतलब होता है अलग। पृथक का मतलब ही क्या होता है? अलग, अलग से उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करेंगे। और इस जनरेटर की आवश्यकता क्यों हुई उसकी भी हम इसमें बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कि इसकी पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मेन कारण क्या है कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर हमको बनाना पड़ा। तो वैज्ञानिक ने यह दिमाग लगाए कि स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर की बात करेंगे हम। तो स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर का सुधरा हुआ रूप ही पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर, यानी कि स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर में कुछ कमियां रही होगी। वो कौन सी कमी थी जिसके कारण हमको पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर बनाने की आवश्यकता हुई? क्योंकि स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर में तो सबसे पहले हमने बना चुके थे। जो भी वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर से हम डीसी कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए उनने क्या दो चुंबक, स्थायी चुंबक का उपयोग किया। मैंने आपको जस्ट इसी के पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि स्थायी चुंबक जो है, दो स्थायी चुंबक जो है, एक होगा N और दूसरा है S ध्रुव लिया और उन दोनों ध्रुवों के बीच में चालक कुंडली को रखा और इसको प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया, जिससे क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों को इस चालक ने काटा है। अब बात यह होती है कि स्थायी चुंबक है ऑलरेडी और इस चुंबक को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब यह है कि ईएमएफ को बदलना है, क्योंकि हमको समय के अनुसार अलग अलग ईएमएफ चाहिए या लोड के अनुसार हमको ईएमएफ चाहिए। तो स्थायी चुंबक में ये खासियत ही नहीं है कि हम चुंबक को परिवर्तित कर सके। यदि हम चुंबक को परिवर्तित करेंगे मतलब चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित, चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित होगी तो ईएमएफ परिवर्तित होगा। ईएमएफ परिवर्तित होगा तो टर्मिनल वोल्टेज में भी चेंजेस आएगा। टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस आएगा तो लोड करंट और उससे रिलेटेड जो चलने वाली वस्तु उनमें भी कुछ चेंजेस आएगा। तो यही परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर में ये प्रॉपर्टी नहीं थी या यह विशेषता ही नहीं थी कि हम स्थायी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स को हम समय के अनुसार परिवर्तित कर सके। तो इसी कारण यही ड्रॉबैक है या यही मेन जो है कमी होती है कि स्थायी चुंबक में हम चुंबकीय फ्लक्स को बदल नहीं सकते। अगर चुंबकीय फ्लक्स को बदलना है तो चुंबक को काटना पड़ेगा, उसके टुकड़े करना पड़ेगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिससे चुंबकीय बल रेखा भी कम हो जाएगी। तो हम डीसी जनरेटर के अंदर चुंबक को काट नहीं सकते। अब उसको काट नहीं सकते इसलिए क्या होगा, यह इसकी सबसे बड़ी जो है कमी देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की। तब जाके जो है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर जो है मार्केट में आया। अब देखते हैं कि पृथक उत्तेजित जनरेटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जनरेटर है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े उद्योगों में उपयोग होने वाला जनरेटर है। बहुत बड़े बड़े काम करता है, करोड़ों अरबों के काम करता है ये जनरेटर।
और इस जनरेटर की बात करना ही बहुत ज़रूरी है और इसको याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह करोड़ों और अरबों के जब काम करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी जो करोड़ों अरबों के काम कर रहा है। तो कौन कौन सी खासियत है, तो इस व्यू के माध्यम से देखते हैं। ये आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है और इसी चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पृथक उत्तेजित जो डीसी जनरेटर है वो कैसे और कौन कौन से पार्टों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है जो कि फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करेगी। फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए हमने डीसी जो स्रोत है वो क्या लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं। आप एक सॉफ्ट देख रहे हो, ये जो सॉफ्ट है इसी सॉफ्ट में मैकेनिकल इनपुट करना है। अब मैकेनिकल इनपुट मतलब प्राइम मूवर की आवश्यकता होगी। प्राइम मूवर से इस सॉफ्ट को घुमाना पड़ेगा। जब प्राइम मूवर से इस सॉफ्ट को आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो सॉफ्ट है सीधा आर्मेचर से कपल है, एक कपलिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये जो सॉफ्ट है ये आर्मेचर से जुड़ा हुआ है। और हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ये फील्ड आर्मेचर के ऊपर साइड एक फील्ड वाइंडिंग, नीचे साइड जो है आपको एक फील्ड वाइंडिंग दिखाई दे रही है। और इसी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित करना मतलब होता है इस वाइंडिंग में करेंट देना। जब इस वाइंडिंग में हम बाहर से करेंट देंगे तो क्या होगा कि यह जो करंट है वो डीसी करंट होगी। डीसी करंट के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या एक समान चुंबकीय बल रेखाओं की उत्पत्ति होगी। इसी को फील्ड की उत्तेजना कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि जब बैटरी की जो सप्लाई है वो कहाँ जाएगी, रियोस्टेट में जाएगी। कहाँ जाएगी, रियोस्टेट में जाएगी। और रियोस्टेट जो है यह एक परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध होता है, रियोस्टेट एक परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है जिसका मान हम समय के अनुसार जो है परिवर्तित कर सकते हैं, उसे ही रियोस्टेट कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि रियोस्टेट यह यूरेका तार का बनाया जाता है। रियोस्टेट काय का बनाया जाता है, यूरेका तार का बनाया जाता है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव तार में कनेक्ट होता है। यानी कि बैटरी के पॉजिटिव तार से एक स्विच कनेक्ट कर दिए ताकि जो है करेंट को कंट्रोल कर सके या करेंट यानी सप्लाई को बंद चालू कर सके। इसलिए हमने वन वे स्विच लगा रखा है और इसी वन वे स्विच से आगे जो है पॉजिटिव करेंट आगे निकलेगी। अब ये पॉजिटिव जो करेंट है ये कहाँ जाएगी, रियोस्टेट में जाएगी। और रियोस्टेट वेरिएबल प्रतिरोध होता है, ठीक है, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है जो कि यूरेका तार का बनाया जाता है। इसी से फील्ड करेंट को आईएफ कहा जाता है और इसी आईएफ को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ये करेंट सीधी जाएगी कहाँ, फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। कहाँ जाएगी, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। जो कि ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे लगी हुई है, तो स्टेटर में लगी रहेगी। काय में लगी रहेगी, स्टेटर में लगी रहेगी। स्टेटर कोर में स्थापित किया जाएगा जिसे हम फील्ड पोल कहा जाता है। और उसी फील्ड पोल में वाइंडिंग लपेट देंगे और वहाँ पोलों की संख्या डिपेंड करेगा कि कितने क्षमता का डीसी जनरेटर है। एक दो पोल बना सकते हैं, चार पोल भी बना सकते हैं, 6 पोल वाला भी बना सकते हैं, जितनी हमको बल रेखाएं चाहिए और कितना वोल्टेज हमको जनरेट करना है उसी के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा पोल रखेंगे हम, इसके जो स्टेटर में पोलों की संख्या जितनी ज़्यादा रखेंगे उतने फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा। फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब क्या होता है कि प्राइम मूवर की सहायता से आप इस शाफ्ट को घुमाएंगे, ये शाफ्ट जो है आर्मेचर को रोटेट करेगा। आर्मेचर जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा तो अपनी करेंट जो है वो कम्यूटेटर को देगा। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर की करेंट को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, एकत्रित करने का काम करता है। फिर कार्बन ब्रश की माध्यम से हम बाहरी परिपथ को सप्लाई दे दिया जाता है। यह बाहरी परिपथ आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की वर्किंग होती है।
तो इसमें मेन पॉइंट याद रखना कि फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बैटरी की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बैटरी की आवश्यकता होती है, पृथक से ये सप्लाई दिया जाता है, अलग से सप्लाई देते हैं। और यहाँ प्राइम मूवर की आवश्यकता हुई, स्टैंड आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें आर्मेचर वाइंडिंग भी देख सकते हैं, कम्यूटेटर भी देख सकते हैं, और आप जो लोड को कनेक्ट कैसा करें ये भी आप देख सकते हैं। अब इसका जो है हम इसका पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का हम क्या देखेंगे, तो ये जो है वायरिंग परिपथ देखेंगे। इस वायरिंग परिपथ में, इस परिपथ में आप देख सकते हैं कि एक बैटरी 12 वोल्ट की कनेक्ट करे हैं हमने। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट कहा जाता है, जो कि काय का बना होता है, यूरेका तार का बनाया जाता है। एम्पियर मीटर भी इस करंट को, यानी यहाँ से जो फील्ड करंट जो है उसको देखने के लिए एम्पियर मीटर भी, डीसी एम्पियर मीटर लगाना है आपको। फिर डीपीएसटी स्विच का उपयोग भी करना है यहाँ पे। फिर यहाँ से जो है फील्ड करंट जो है ये फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। ये फील्ड वाइंडिंग आप देख सकते हैं, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये स्टेटर कोर में स्थापित किया जाता है, और इसका जो कनेक्शन है वो बैटरी से होगा, यह भी आपको याद रखना है। तो ये वाला जो परिपथ है, इस साइड का जो परिपथ है, इसको उत्तेजन परिपथ कहा जाता है। ठीक है, इसको कौन सा परिपथ बोला जाता है, उत्तेजन परिपथ कहा जाता है। और इस साइड वाले परिपथ को लोड परिपथ कहा जाता है। यानी कि दो प्रकार के परिपथ आप देख सकते हैं इसमें। इस साइड वाले परिपथ को, लेफ्ट साइड में परिपथ को उत्तेजन परिपथ, और राइट हैंड साइड में जो परिपथ है इसको दो भागों में हम बांट दे रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो परिपथ बनता है, ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, और इसी डायग्राम की मदद से हम बहुत सारी जानकारी पता कर सकते हैं। तो ये जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है ये कैसे वर्क करेगा वो भी हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो बैटरी की जो करंट है, 12 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हैं। इस बैटरी की जो करंट है वो कहाँ जाएगी, रियोस्टेट में जाएगी, रियोस्टेट से एम्पियर मीटर में जाएगी। फिर यहाँ पे एक स्विच लगा दी है, स्विच को जैसे ही कनेक्ट करेंगे हम, ये जो है फील्ड करंट जो है यहाँ पे फ्लो होने लगेगी, और ये माइनस में अपना सर्किट कंप्लीट करेगी। इसी को बोलेंगे फील्ड धारा बोलेंगे। IF कहा जाता है, इसको फील्ड धारा कहा जाता है। फील्ड धारा जो होगी इसको एक्साइटेशन करंट भी कहा जाता है, उत्तेजित करंट भी कहा जाता है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट, इस वाइंडिंग में करंट आएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेगी, इस टाइप से चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेगी। अब ये चुंबकीय बल रेखाओं को आर्मेचर क्या करेगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं को जो आर्मेचर है वो क्या करेगा, कट करेगा, जिससे EMF उत्पन्न होगा। और यहाँ पे जो कम्यूटेटर लगा रहेगा, कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश लगे रहेंगे, और बाहरी परिपथ को, लोड परिपथ को हम जो है ये सप्लाई दे देंगे। इस टाइप से इसका जो सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे और इसकी कि किस टाइप से इसके मेन जो फैक्ट निकल के आते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड की उत्तेजना के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फील्ड जो वाइंडिंग है, फील्ड की उत्तेजना किससे की जाती है, विद्युत चुंबक से। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक से फील्ड की उत्तेजना करते हैं। लेकिन यहाँ पे फील्ड की जो उत्तेजना है, या क्षेत्र की उत्तेजना बोलेंगे, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र होता है, और क्षेत्र की उत्तेजना जो है वो किसके माध्यम से, विद्युत चुंबक के माध्यम से किया जाता है। ये इसका मेन जो फैक्ट है ये याद रखना है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ध्यान रखना है, विद्युत चुंबक की बात करेंगे। विद्युत चुंबक क्या होता है, तो जब हम किसी कॉइल में बैटरी की सप्लाई देते हैं, बैटरी से सप्लाई देते हैं, तो इस कॉइल में चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसी को बोला जाता है विद्युत चुंबक। क्योंकि विद्युत के कारण चुंबक बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए स्टेटर में फील्ड पोल
लगाया जाता है या स्थापित किया जाता है। ये कहाँ पे, स्टेटर में लगाया जाता है। स्टेटर में कोर होगी और उसी में फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, पोल शू में स्थापित कर दिया जाएगा। फील्ड पोल में फील्ड वाइंडिंग स्थापित किया जाता है जो कि तांबे की तार की बनी हुई होती है। फील्ड पोल के तांबे के तार को उत्तेजित करने के लिए, यानी फील्ड पोल में जो तांबे की तार है उसको उत्तेजित करने के लिए बाहर से डीसी सप्लाई दिया जाता है, अर्थात फील्ड धारा दिया जाता है। फील्ड की उत्तेजना को परिवर्तित करने के लिए रियोस्टेट लगाया जाता है जो कि काय का बना होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। रियोस्टेट तो यूरेका तार का बनाया जाता है। यूरेका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूरेका क्या है और ये कैसे काम करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूरेका तार उपयोग करते हैं। और ये जो है मिश्र धातु है, कौन कौन सी धातु मिली होती है, आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी यूरेका तार में धातु मिली होती है। परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में जो भी कमी थी तो इसी जनरेटर ने पूरा कर लिया। अब देखते हैं कि जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटक की बात करेंगे। तो प्राइम मूवर होगा, इसमें जो प्राइम मूवर होगा वो क्या होगा, आईसी इंजन भी हो सकता है, प्राइम मूवर कोई भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है, टरबाइन जो वाटर टरबाइन भी हो सकता है, और जो है विंड टरबाइन भी हो सकता है। और कौन से टरबाइन हो सकते हैं, जल टरबाइन, विंड टरबाइन, ये सब टरबाइन, स्टीम टरबाइन भी हो सकता है या डीजल इंजन भी हो सकता है। तो प्राइम मूवर के रूप में हम इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट देखते हैं हम, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्साइटर है। और एक्साइटर जो है यह एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है। एक्साइटर क्या होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है जो कि, या डीसी जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर का भी आप उपयोग कर सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए। तो छोटा सा डीसी जनरेटर 220 वोल्ट 250 वोल्ट का आप यूज कर सकते हैं। डीसी जनरेटर का भी यूज करें जो फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है, या तो बैटरी से देंगे या शंट जनरेटर से देंगे। लेकिन यहाँ शंट जनरेटर तो अभी बनाया नहीं है, लेकिन हम बैटरी से ही इसको सप्लाई देंगे। शंट जनरेटर आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो बैटरी नहीं है तो अपन शंट जनरेटर का यूज कर सकते हैं, जिससे फील्ड की उत्तेजना होती है और एक समान चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है। और इस जनरेटर को जो है ये यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है और यहाँ पे ये जो डीसी शंट जनरेटर है इससे सप्लाई दिया जाता है। और ये नियंत्रक है, नियंत्रक मतलब होता है रियोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है। इसके मतलब ये है कि ये स्विच के माध्यम से, कंट्रोलर स्विच के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे ताकि क्या होगा, फील्ड की करंट कम ज़्यादा कर सके, जिससे फील्ड का चुंबक कम ज़्यादा होगा। और जो है ये प्राइम मूवर आप देख सकते हैं, इस प्राइम मूवर की मदद से आर्मेचर को हम इसके घुमाएंगे। तो ये डायग्राम से आप बहुत कुछ जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर क्या होता है। तो डीसी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आपको याद रख। फील्ड चुंबक क्या होता है, तो यह विद्युत चुंबक होता है। फील्ड चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस चुंबक को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि विद्युत चुंबक है और विद्युत चुंबक को हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे बोलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एन पोल है और इस साइड एस पोल है। एन पोल से बल रेखाएं निकलेगी, एस पोल में जाके मिल जाती है। तो ये तो परमानेंट की बात करेंगे, लेकिन ये परिनालिका की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट जाएगी तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी निकलेगी और यही चुंबकीय बल रेखाएं जो होगी उसी को एक समान चुंबकीय बल रेखाएं भी बोला जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी बोला जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं का जो घनत्व है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे चुंबकीय सुई को इस टाइप से आप रख देंगे तो ये जो नीडल है क्या करेगी, रोटेट करने का काम करेगी, जो चुंबकीय क्षेत्र को बताने का काम करती है कि यहाँ चुंबक अवेलेबल है कि नहीं। और ये नीडल की सहायता से हम चुंबक को पता कर सके, चुंबकीय बल रेखाओं को पता कर सकते हैं कि चुंबक है कि नहीं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर कोई चालक को रखेंगे तो ये चालक को घुमाएंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के सापेक्ष घुमाया जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को ये चालक काटेगा, जिससे क्या होगा, ईएमएफ की उत्पत्ति होगी और बाह्य परिपथ को हम दे देंगे। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा इस चित्र के माध्यम से।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्मेचर क्या होता है। तो यह डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग को ही आर्मेचर कहा जाता है और यह एसी उत्पन्न करता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आर्मेचर है हमेशा क्या उत्पन्न करता है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, जो समय के अनुसार अपना मान और दिशा बदलती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है और यही अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करती है कौन, आर्मेचर। फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे कम्यूटेटर देख सकते हैं। कम्यूटेटर या इसे बोला जाता है दिक् परिवर्तक भी बोला जाता है। कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक कहा जाता है। ये कम्यूटेटर का आप चित्र देख सकते हैं और इस कम्यूटेटर को हम निकाल के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो इस कम्यूटेटर में आप जो है इस डायग्राम की मदद से आप ये जो है कम्यूटेटर के हर एक पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूँ और अच्छे से समझना है। देखो कम्यूटेटर की जो संरचना में देख सकते हैं तो आपको जो है वी रिंग दिखाई देगी, ये इस टाइप से वी रिंग है और इसी में जो है इसमें राइजर कनेक्ट कर दिया गया है। राइजर का काम होता है क्या, कनेक्शन करना। जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो कनेक्शन है वो राइजर से किया जाता है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ये तांबे के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इसी को सेगमेंट कहा जाता है, कॉपर के सेगमेंट जो कि कठोर कर्षित तांबा के बनाए जाएंगे। आप इन दो सेगमेंट के बीच में माइका अचालक भी देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का जो माइका अचालक है दो सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। इस टाइप से आप जो है कम्यूटेटर को देख सकते हैं। ये जो है कम्यूटेटर का अर्ध काठ आप देख सकते हैं, इसी में कार्बन ब्रश ये जो है टच कर रहा है और इसी कार्बन ब्रश की मदद से हम आउटपुट में सप्लाई लेंगे। तो आप इस चित्र के मदद से आप जो है हर चीज आपको याद, राइजर का काम होता है कनेक्शन करना जो कि आर्मेचर वाइंडिंग में होती है और जो है कम्यूटेटर सेगमेंट का काम होता है क्या, आर्मेचर वाइंडिंग की करंट को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी कि एकत्रित करने का काम करता है। और दो कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में माइका या अभ्रक का अचालक स्थापित कर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब जब हम कम्यूटेटर की जब बात कर रहे हैं तो कम्यूटेटर को ही दिक् परिवर्तक कहा जाएगा। कम्यूटेटर को क्या बोला जाएगा, दिक् परिवर्तक कहा जाता है और यह एसी को डीसी में बदलने का, यानी ये रेक्टिफायर का काम करता है। किसमें, डीसी जनरेटर में रेक्टिफायर का काम करता है। डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर जो है वो किसका काम करता है, रेक्टिफायर का, जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। यानी कि एसी करंट जो है आर्मेचर से आएगी और जो कम्यूटेटर जो है डीसी बना देगा और लोड परिपथ को दे देगा। कार्बन ब्रश जो है यह कम्यूटेटर की करंट को बाहरी परिपथ को देता है और कार्बन ब्रश आप जानते हैं कि काय काय के किस किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ के कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना है आपको, क्योंकि इसकी हर एक पॉइंट को मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो खुला परिपथ वक्र या चुंबकीय विशेषता वक्र भी कहा जाता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या चुंबकीय विशेषता वक्र भी कहा जाता है इसे। यह जो वक्र है वो फील्ड धारा और जो है जनरेटेड ईएमएफ के बीच में बनाया जाता है। ये जो कर्व है क्या, फील्ड धारा और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में, फील्ड धारा मतलब होता है आई एफ और जनरेटेड यानी उत्पादित वोल्टेज ई जीरो के मध्य में खींचा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि खुला परिपथ का वक्र जो है किन किन राशियों के बीच में, कौन कौन सी राशियों के बीच में खींचा जाता है। तो फील्ड धारा और जो है वो जनरेटेड ईएमएफ के बीच में खींचा जाता है। अब देखते हैं फील्ड धारा और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और इसका हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स अक्ष जो दिखाई दे रहा है ये फील्ड धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फील्ड धारा मतलब होता है कि फील्ड में जो हम करंट दे रहे हैं उस करंट को परिवर्तित कर सकते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे अपन, फील्ड धारा बोलेंगे, जो कि रियोस्टेट के माध्यम से कम ज़्यादा करेंगे। आप जो एक्स अक्ष में फील्ड धारा बनाना है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्स अक्ष में कौन सी मतलब कौन सा आप कौन सी राशि का यूज करेंगे एक्स अक्ष में। तो फील्ड धारा
का यूज करेंगे हम। वाई अक्ष की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाई अक्ष है, और वाई अक्ष जो है ईएम जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ को डिनोट करेगा या प्रदर्शित करता है। आप इस डायग्राम की मदद से हर एक बिंदु को ध्यान से समझना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जीरो, इसी को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। जीरो को क्या बोला जाता है? इसको प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है या ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु भी बोला जाता है। इसी मूल बिंदु से हम करेंट की दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर आएंगे, 3 एम्पियर, अगेन 4 एम्पियर, अगेन 5 एम्पियर, अगेन 6 एम्पियर, अगेन 7 एम्पियर। यदि हम बात करेंगे तो वोल्टेज की बात करेंगे तो वाई अक्ष में देख सकते हैं कि 0 से 50 वोल्ट, फिर 100 वोल्ट, फिर 150, 200, 250, 300, 350। वाई अक्ष में इस प्रकार से वोल्टेज के मान हम रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो अवशिष्ट चुंबक के कारण, ध्यान रखना है, लेकिन पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता नहीं होती। इसका कारण मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अवशिष्ट चुंबक के कारण ये पॉइंट याद है। अवशिष्ट चुंबक मतलब होता है शेष चुंबक या बचा हुआ चुंबक कहा जाता है इसको, जो पहले से, जो फील्ड के पोल में पहले से ही कुछ ना कुछ परसेंट चुंबक होता है, उसे अवशेष चुंबक कहा जाता है। जो कि उस चुंबक को बनाने के लिए, या उस चुंबक को कैसे बनाया जाता है, तो जब जनरेटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी समय डीसी बैटरी से हम फील्ड वाइंडिंग को करंट देंगे, जिससे क्या होगा, जो फील्ड की जो कोर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी के चलते अवशिष्ट चुंबक का निर्माण होता है, और वहां पे पहले से अवशिष्ट चुंबक स्थापित रहता है, रिप्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि अवशिष्ट चुंबक के कारण जो है, हम जो है लोड जो करंट है 1 एम्पियर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो है वोल्टेज 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसी पॉइंट को बोलते हैं अवशेष चुंबक का पॉइंट कहा जाएगा। और यहाँ से वोल्टेज 0 से प्रारंभ ना होकर कुछ आगे से प्रारंभ होता है, इसे अवशिष्ट चुंबक के कारण होता है। अब देखो इस बिंदु से देखते हैं तो फिर जो करंट को 2 एम्पियर करेंगे तो जो है वोल्टेज कितना हो गया, पहले 1 एम्पियर में वोल्टेज, 1 एम्पियर में अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो कितना होगा, 100 वोल्ट। फिर 2 एम्पियर में वोल्टेज 150 हो गया। फिर 3 एम्पियर करंट करेंगे तो कितना वोल्टेज हो गया, 200 हो गया। फिर उसके बाद 4 एम्पियर करेंगे, ये देखो इस टाइप से आप करो देख सकते हैं, 4 एम्पियर में करेंगे तो क्या होगा, 250 हो गया मान लो। 5 एम्पियर करेंगे तो 300 वोल्ट जनरेट हो गया। आप जैसे जैसे जो है फील्ड धारा को बढ़ाते जाते हैं, जो वोल्टेज का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, ये समानुपाती में बढ़ता जाता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि फील्ड करेंट बढ़ाने से फील्ड के फ्लक्स बढ़ेंगे, फील्ड के फ्लक्स बढ़ेंगे, फ्लक्स मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, तो ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब इसको हम देख सकते हैं कौन कौन से बिंदु विशेष याद रखना है। तो ईएमएफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए से अवशेष चुंबक के कारण जो है फील्ड धारा बढ़ाने पर जो है ये नी पॉइंट तक के, इसको घुटने का बिंदु कहा जाता है। इस पॉइंट तक के जो है समानुपाती में जो है चुंबकीय जो फील्ड करंट बढ़ाने पर जो ईएमएफ भी समानुपाती में बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है घुटने के बाद जो है संतृप्त बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु होगा, संतृप्त बिंदु तक के जो है वो थोड़ा सा कर्व जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, रेखीय रूप से नहीं, कुछ टेढ़ा हो जाता है। और जो है संतृप्त बिंदु के बाद जो है फील्ड धारा कितनी भी बढ़ा दो, जो ईएमएफ का मान जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ता नहीं और आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, संतृप्त बिंदु के बाद, यानी 5 एम्पियर की करंट संतृप्त एम्पियर की करंट कहलाती है। अब संतृप्त बिंदु क्या होता है तो बात करते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग को हम जितनी करंट, एक निश्चित मान की करंट देंगे, जिससे एक निश्चित मान का फील्ड फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। फिर फील्ड की करंट को कितना भी बढ़ाए, लेकिन जो है जो वहाँ का जो चुंबक है और नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जो पोल हैं वो क्या है, सेचुरेट हो गए हैं। पोल में बल रेखाओं की संख्या जो है घनत्व
एक निश्चित मात्रा में जितना घनत्व रहना था उतना घनत्व रहेगा। उसके बाद आप कितनी भी उसमें फील्ड वाइंडिंग को करंट दोगे उसका घनत्व और नहीं बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि फील्ड पोल जो है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये आप इस कर्व के माध्यम से आप जो है ओपन सर्किट विशेषता का कर्व आप देख सकते हैं। तो ओपन सर्किट विशेषता का कर्व जो है फील्ड करंट और जो है जनरेटेड ईएमएफ के बीच में बनता है। अवशेष चुंबक क्या होता है? अवशेष चुंबक शेष या बचा हुआ चुंबक कहा जाता है जो कि ऑलरेडी फील्ड पोल में पहले से ही हम उसको निर्मित कर दिया जाता है जब जनरेटर बनाते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषता वक्र में कौन कौन सी जो बातें हैं वो मेन जो पॉइंट्स हैं या फैक्ट हैं क्या क्या निकल के आते हैं वो देखते हैं। तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की चुंबकीय विशेषता का कर्व भी कहा जाता है और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में देखते हैं। तो यह कर्व मुख्य रूप से चुंबकीय पदार्थ के संतृप्ति व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह जो कर्व है यह क्या करता है कि चुंबकीय पदार्थ के या चुंबकीय योग या पोल के संतृप्ति को प्रदर्शित करता है। अब इस कर्व की मुख्य विशेषता हम देखते हैं। तो अवशिष्ट चुंबक क्या होता है? तो अवशिष्ट चुंबक यानी जो कर्व है मूल बिंदु से शुरू ना होकर थोड़ा कुछ ऊपर से ए बिंदु से स्टार्ट होता है, यही अवशिष्ट चुंबक के कारण होता है। फिर उसके बाद अवशिष्ट चुंबक को ही रेजिडुअल मैग्नेट कहा जाता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ही यह होता है जिसकी वजह से फील्ड करंट शून्य होने पर भी जनरेटर में थोड़ा वोल्टेज कुछ उत्पन्न होता है। यदि हम फील्ड करंट का मान शून्य भी कर देंगे लेकिन क्या है जनरेटर में कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। वो किसके कारण? अवशिष्ट चुंबक क्या? रेजिडुअल मैग्नेट के कारण। अब देखो आप इस चित्र की मदद से मैं आपको जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र आपको इस चित्र के माध्यम से याद करा देता हूं। पूरा जनरेटेड ईएमएफ का जो सूत्र है वो आप कैसे याद रखेंगे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड पोल दो दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के बीच में जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसको स्थापित कर दिया गया और इसी आर्मेचर वाइंडिंग को हम जब घुमाएंगे तो क्या होगा? बाह्य परिपथ को आउटपुट को मतलब यह है कि अपने करंट देने का काम करेगा जो कि ये डीसी जनरेटर होगा। अब डीसी जनरेटर का ईएमएफ किन किन बातों पे निर्भर करता है वो हम देखते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ है जब फील्ड वाइंडिंग या फील्ड फ्लक्स को हम उत्पन्न करेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो फ्लक्स यहाँ पे वेरिएबल होता है क्योंकि हम जो है इसके जो फील्ड पोल को जो है वो कौन सा चुंबक दे रहे हैं बना रहे हैं फील्ड पोल को, तो यहाँ पे विद्युत चुंबक बना रहे हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन पी अपान 60 ए। इसका मतलब होता है क्या कि यहाँ पे ई बराबर क्या है? तो प्रेरित विद्युत वाहक। फाई बराबर फ्लक्स है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स की संख्या है वेबर में होगी। जेड क्या है? आर्मेचर में कंडक्टर की संख्या होगी। एन मतलब होता है गति, कितने गति से आप घुमा रहे हैं। पी मतलब होता है पोलों की संख्या, कितने पोल की संख्या रखे हैं। और यहाँ पे ए बराबर होता है समांतर पाथ। समांतर पाथ की संख्या क्या है? लैप वाइंडिंग के लिए 2 होती है और वेव वाइंडिंग के लिए पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो आप ये जो चित्र के माध्यम से ये फार्मूले को आसानी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इस जनरेटर में और कौन कौन से फैक्ट है। बिंदु ए से नी पॉइंट तक ध्यान रखना है। चित्र में आप बता दिया हूं कि बिंदु ए से नी पॉइंट किसको बोलते हैं? घुटना पॉइंट कहा जाता है या घुटना बिंदु बोला जाता है। जहां से कर्व टेढ़ा होता है उसे घुटना नी पॉइंट कहते हैं। जहां से कर्व टेढ़ा होता है उसे, जैसे हमारा जो घुटना, हमारे जो पैर में जो घुटना रहता है नी, उस घुटने को हम मोड़ सकते हैं, किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं और जिस एंगल से मुड़ता है वो नी पॉइंट कहलाता है। तो नी पॉइंट मतलब घुटना पॉइंट कहते हैं। और इसी घुटने पॉइंट तक के जो है फील्ड धारा जो बढ़ाने पर जो है ईएमएफ जो है जनरेटेड ईएमएफ रैखिक रूप से बढ़ता है, लीनियर रूप से बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। नी पॉइंट से ऊपर जो है फील्ड धारा बढ़ाने पर संतृप्ति बिंदु तक के जो है वो बढ़ता है। ईएमएफ जो है संतृप्ति बिंदु तक के बढ़ता है और फील्ड धारा बढ़ाने पर ईएमएफ जो है संतृप्ति बिंदु के बाद जो है फील्ड धारा बढ़ाने पर ईएमएफ क्या हो जाता है? नियत हो जाता है या फिक्स हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है। हम चित्र में बता चुके हैं आपको। अब जो है दूसरा जो कर्व है बाह्य विशेषता का कर्व बोलेंगे या इसको शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाएगा। इसे
टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच में खींचा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से समझते हैं और चित्र में बहुत अच्छे से आपको मैं समझा देता हूं कि किस टाइप से ये जो है कर्व जो है ये काम करेगा। तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का बाह्य विशेषता का कर्व आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है एक्स अक्ष वाली जो लाइन है वो लोड धारा को बताएगी और जो वाई अक्ष की जो लाइन है वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें हम देखते हैं तो आप इस चित्र में बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि इस चित्र में क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोड करेंट जो है 10, 20, 30, 40, 50 इस टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं इस अक्ष को, और वाई अक्ष को भी 50, 100, 150, 200, 250 और 300 में हम विभाजित कर देते हैं। अब देखते हैं कि आप ये चित्र की मदद से आप देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को जो है डीसी सप्लाई दिए हैं, फील्ड वाइंडिंग को जो है एम्पियर मीटर भी लगा दिए हैं कि एम्पियर मीटर से करंट को चेक करें, जिससे फील्ड फ्लक्स निकलेंगे जो आर्मेचर वाइंडिंग को काटेंगे, और आर्मेचर वाइंडिंग को जब काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा और लोड को हम कनेक्ट कर देंगे। चलो यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिए। अब लोड के रूप में आप जो है जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में लोड के रूप में आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड का यूज करते हैं यहाँ की, यानी विद्युत लेपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत लेपन में ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे विद्युत लेपन वाला भार यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब देखो करंट का मान 10 वोल्ट 10 एम्पियर बढ़ाते हैं, ये एम्पियर में रहेगी करंट, ध्यान रखना है करंट जो है एम्पियर में रहेगी। तो 10 एम्पियर जैसे ही बढ़ा देते हैं तो जो है जनरेटेड जो ईएमएफ है टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या हो 250 से थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी 248 के आसपास लगभग हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है लोड करेंट जो है बढ़ रही है। अब ये किसके कारण होता है, तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और जो है आर्मेचर का रिएक्शन के कारण होता है। ये दो चीज के कारण ध्यान रखना है, आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। अब देखो टर्मिनल जो वोल्टेज है, फिर उसके बाद लोड धारा हम 20 कर देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज और घट गया। लोड धारा 30 करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज जो है और घट गया। 40 करेंगे तो फिर घट गया, फिर 50 करेंगे तो फिर घट गया, फिर 60 करेंगे तो ये लास्ट वाला जो बिंदु है ये आ गया, मतलब 150 तक के आ गया। यानी कि कुल मिला के जो है यानी कि 250 से ये 150 से 250 यानी 100 का डिफरेंस आ रहा है इस बिंदु तक के, ये कि अधिकतम लोड कहलाता है। ये वाला बिंदु जो 60 वाला पॉइंट है अधिकतम लोड कहलाता है, और यहाँ तक के जो है 150 रह गया और यहाँ पे हमको फिक्स वोल्टेज मिलेगा। मतलब ये जो है इतना जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आप देख सकते हैं। तो बाह्य विशेषता का कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज जो है धीरे धीरे फुल लोड तक के गिरेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं। तो और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं तो यह टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच में खींचा जाता है ये कर्व। जैसे जैसे लोड धारा या भार धारा बोलते हैं बढ़ाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज जो है घटते जाता है। किसके कारण, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो है आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण होता है। आर्मेचर रिएक्शन किस आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो आर्मेचर का चुंबक जब मुख्य चुंबक को प्रभावित करता है या मुख्य चुंबक को रोकने का काम करता है तो उसे आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। आप देखते हैं तो ये आप इस फार्मूले की मदद से कि लोड धारा जैसे ही बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो घटने लगता है। तो ये आप इस देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। फिर आगे हम सूत्र इसके मेन जो पॉइंट हैं इसके जो सूत्र हैं वो देखते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का जनरेटेड ईएमएफ जो है उत्पादित वोल्टेज बोलेंगे ईजी बराबर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज और किसके बराबर होगा, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। यानी वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, यानी कि लोड के दो टर्मिनल में जो वोल्टेज मिलता है उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, और ये आर्मेचर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। और ये जो है ये टर्मिनल वोल्टेज बाह्य परिपथ को हम देते हैं। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालने का सूत्र है तो ईजी में से, यहाँ से ही हम पक्षांतर करेंगे, ईजी में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप जो है घटा देंगे तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमको मिल जाएगा। फिर हम इसमें देखते हैं कि इनपुट पावर की बात करेंगे। डीसी जनरेटर का जो इनपुट पावर का सूत्र क्या है, तो डीसी जनरेटर का पी इन मतलब होता है इनपुट, BHP × 735.8 BF ब्रेक हार्स पावर, जो कि इंजन की
आउटपुट पावर कहलाएगी। इंजन की जो आउटपुट पावर को ही ब्रेक हाउस पावर कहेंगे। और ये जो ब्रेक हाउस पावर है जो डीसी जनरेटर के लिए क्या होगा, IHP इंडिकेट हाउस पावर भी कहलाएगी। तो यह एक यांत्रिक शक्ति होती है। अब पी आउट क्या होता है, तो आउटपुट पावर जो होगी वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच में जो पावर मिलती है उसे आउटपुट पावर कहा जाता है। अब डीसी जनरेटर के जो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बैटरी से देते हैं, यानी कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अलग से, पृथक मतलब होता है अलग से, उत्तेजित डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग की जो करंट है वो बैटरी की सप्लाई से हम देते हैं। फील्ड धारा को उत्तेजित धारा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, फील्ड धारा को ही उत्तेजित। फील्ड धारा फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है, यानी फील्ड धारा जो आई एफ समानुपाती क्या हो रहा है, तो फील्ड फ्लक्स के यानी कि फाई एफ के समानुपाती होगा। और फाई एफ जो समानुपाती क्या होगा, तो जनरेटेड ईएमएफ के समानुपाती होगा, E0 के समानुपाती होगा। फील्ड फ्लक्स जो है ईएमएफ के समानुपाती होता है, ये याद रखा। फील्ड धारा का जो नियंत्रण है रियोस्टेट या के माध्यम से किया जाता है, जो कि यूरेका तार का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके मेन जो बिंदु हैं और कौन कौन से, तो अवशेष चुंबक के कारण जो है ईएमएफ शून्य से प्रारंभ ना होकर कुछ अधिक से प्रारंभ होता है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ चित्र में। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का अवशेष चुंबक की आवश्यकता नहीं होती, ये पॉइंट तो आपको लिख के रख लेना है कि पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबक की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किसके अवशेष चुंबक, बैटरी के कारण जो है अवशेष चुंबक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ पे बैटरी की सप्लाई देते हैं। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में नो लोड से फुल लोड तक के वोल्टेज क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर वोल्टेज देने का काम करता है, मात्र आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता है। और जो है अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यह जनरेटर स्थिर वोल्टेज जनरेटर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई हमने दे रखा है। अब देखते हैं, तो पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का उपयोग या यूज अनुप्रयोग की बात करेंगे तो विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। एक धातु पे दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, या विद्युत लेपन। एक धातु में दूसरी धातु, जैसे कि मान लो स्टील की चम्मच है और उस पे स्टील के ऊपर तांबे की परत चढ़ाना है, तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होगा। तो जितने भी आभूषण, आजकल जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो नकली वाले आभूषण ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से बनाए जाते हैं। और बहुत ही बड़ा जो है उद्योग, ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत बड़ा उद्योग होता है। आप जो देख सकते हैं, तो आप और इसमें मेन चीज जो देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैसे डीसी जनरेटर, डीसी पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है, तो आप इस चित्र की मदद से देख सकते हैं। तो ये पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर है, प्राइम मूवर की सहायता से घुमाएंगे और यहाँ जो है फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए बाहर से सप्लाई देंगे। और यहाँ की जो करंट है वो सीधा जो है मतलब ये है कि ये यहाँ पे देखो तो एक पात्र देख सकते हैं, तो ये इस पात्र के अंदर जो है कॉपर सल्फेट का जो विलयन हमने भर दिए हैं, और यहाँ पे एनोड जो है, एनोड तांबे की प्लेट बना दिए हैं, और कैथोड जो है वो जस्ते की प्लेट बनाए हैं। अब जस्ते पे तांबे की परत चढ़ाना है, जस्ते पे तांबे की परत चढ़ाना है तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाना होगा। और जिसकी परत चढ़ाना होता है, ध्यान रखना है, जिस पदार्थ की परत चढ़ाना होता है उसका घोल लिया जाता है और उसी का क्या बनाया जाता है, तो एनोड बनाया जाता है। उसी का क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। और जिस प्लेट पर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है उसमें उसे क्या बनाया जाता है, कैथोड। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस पर करना होता है उसको कैथोड बनाते हैं, और जिस पदार्थ का लेप करना है उसे क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आप डायग्राम इस चित्र की मदद से यहाँ से करंट आएगी, और ये जो है करंट के आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो कॉपर के जो परमाणु हैं जो कैथोड की तरफ, जस्ते की तरफ जाएंगे और यहाँ पे चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये भी कॉपर की प्लेट बन जाएगी। तो आप जो है पहला जो है पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करेंगे। वार्ड लियोनार्ड दूसरी जो मेथड है, एक जो
इसका उपयोग भी और कहाँ कर सकते हैं, तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में भी आप कर सकते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड क्या होता है आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी को आपने देखा और चित्र के माध्यम से इसके हर एक जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, इसकी विशेषता कर्व के बारे में भी बताया, इसके फार्मूलेस भी देखे और इसके हर एक जो है पॉइंट्स को भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको जो है यह वीडियो पूरा समझ आया हो। तो आप हमारे जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।